गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, जिनको हम कहते हैं मनसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। जब एम.एन. श्रीनिवास सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने इस अवधारणा का विकास किया। उन्होंने इसके साथ ही कई और अवधारणाओं को अपने अध्ययन के साथ साथ विकसित किया है। हम देखते हैं कि उन्होंने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण, प्रभुत्व जाति, लौकिकीकरण जैसी अवधारणाओं को विकसित किया है। आपके कोर्स में संस्कृतिकरण की अवधारणा है और पाश्चात्यकरण की अवधारणा है, जो दोनों ही अवधारणाएं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में आने वाले परिवर्तन से संबंधित है और उसका अध्ययन हम करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास जो हैं, उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने एमए, एलएलबी, पीएचडी जो है वह मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। आप प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर गोविंद सदाशिव गुर्ये के विद्यार्थी रहे हैं और आपने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कार्य किया है। मुख्य रूप से कुर्ग जो है उनकी कार्यस्थली रही है, उस पर उन्होंने कार्य किया है। भारत के अंतर्गत जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप परिवर्तित हो रहा है, उस पर उन्होंने कार्य किया है। आधुनिक भारत में क्या सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी चर्चा उन्होंने करी है और इन चर्चाओं को करते हुए ही उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को, पाश्चात्यकरण की, प्रभुत्व जाति और लौकिकीकरण की अवधारणा को विकसित किया। आज हम देखेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने किया। इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने भारतीय संरचना एवं संस्तरण में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में संस्कृतिकरण के स्थान पर उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वह ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने जब शुरुआती अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि निम्न जातियां जो हैं वह ब्राह्मणों का अनुसरण कर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाया, उन्होंने अलग अलग जगहों पर अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि केवल ब्राह्मण का ही अनुसरण निम्न जातियां नहीं कर रही है, वरन वह अन्य दूसरी जातियों का अनुसरण भी कर रही हैं। और इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर बाद में संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। श्रीनिवास ने स्वयं ही समय समय पर अपनी अवधारणा को स्वयं और दूसरों के सुझावों, अनुभवों और मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तित किया। अगर हम उनकी अध्ययन को देखें तो उन्होंने जहाँ प्रारंभिक परिभाषा संस्कृतिकरण की दी है, वहीं बाद में जाकर के वह उसमें स्वयं बहुत कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम पहली परिभाषा को जो देखें, जो उन्होंने दी है, वह उन्होंने दी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, जो पुस्तक है उसके अंतर्गत आता है और वो उन्होंने लिखी थी 1952 में। उसमें वो कहते हैं, निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी बनकर, मद्यपान छोड़कर तथा अपने कर्मकांड व देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। ठीक है, तो निम्न जाति एक या दो पीढ़ी में शाकाहारी, अर्थात पहले मांसाहारी थी, जो अब शाकाहारी बन जाती हैं, मद्यपान करने की आदी हैं, वो मद्यपान छोड़ रहे हैं और अपने कर्मकांड और देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में जो वो निम्न स्थान पर थे उससे ऊपर उठने का जब प्रयास करती हैं, उसमें वो समर्थ हो जाती हैं, तो वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जुड़ जाती हैं। संक्षेप में हम कहें तो जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था।
तो अगर हम प्रारंभिक परिभाषा को देखें तो वो ब्राह्मणों की प्रथाओं और परंपराओं को अपनाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जब प्रारंभिक अपनी बात कही तो उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। जब अपना और अध्ययन उन्होंने आगे बढ़ाया तो उन्होंने संस्कृतिकरण की संशोधित परिभाषा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत प्रस्तुत करी, और ये पुस्तक उन्होंने 1962 के अंतर्गत लिखी। तो लगभग 10 वर्षों का जो अध्ययन उनका रहा उसके अंतर्गत उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया और उसको परिभाषित किया। तो संशोधित परिभाषा संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई निम्न हिंदू जाति या कोई अन्य जनजाति अथवा समूह किसी उच्च और द्विज जाति की दिशा अपने रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति के तरीकों को उच्च और अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रारंभिक काल के अंतर्गत द्विज शब्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए किया जाता था। तो केवल ब्राह्मण ही अब यहाँ पर नहीं है जिनके जीवन को वो अपना रहे हैं, जिनके रीति रिवाज परंपरा, क्षत्रिय और वैश्य के भी रीति रिवाज या परंपराओं को अपना करके अपना जीवन उच्च कर रहे हैं, तो वह भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। 1 या 2 पीढ़ियों तक दावा करने पर उसे स्वीकृति मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति विशेष समूह के रूप में कर रहे हैं और समूह निरंतर प्रयास करता रहता है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक प्रयास करता है, तो उसके बाद सामान्यतः समाज के जो लोग हैं, समाज या समूह जो है, वहाँ पर उसके दावे को स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेता है। तो जो अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को उन्होंने संस्कृतिकरण का नाम देकर संबोधित किया है। नेक्स्ट हम देखें संस्कृतिकरण की विशेषताएं। तो अब संस्कृतिकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो हम उसकी सबसे पहले कहते हैं कि यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करता है, कि समाज में बताता है कि समाज में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत परिवर्तन आ रहा है और उसके कारण हमारी संस्कृति में क्या परिवर्तन घटित हो रहे हैं, संस्तरण की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार की है। तो हम कहते हैं कि यह सामाजिक और संस्कृति में परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। दूसरी बात हम कहते हैं संस्कृतिकरण की इकाई समूह है, ना कि व्यक्ति विशेष। अर्थात संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए उस क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण समूह के लोगों को एक साथ जुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। अगर एक अकेला व्यक्ति उसके लिए प्रयास करता है तो हम कहते हैं कि वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं है और यह संस्कृतिकरण संभव नहीं हो सकता है। समूह को संयुक्त रूप से मिलजुल करके एक साथ प्रयास करना होगा। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया जो है वह निम्न जाति से संबंधित प्रक्रिया है, क्योंकि उच्च जातियों का अनुसरण किया जा रहा है तो निम्न जाति उस अनुसरण को वहाँ पर कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसका संबंध निम्न जातियों के साथ में जुड़ा हुआ है, जो अपने से उच्च जातियों का अनुसरण कर रही हैं। इसका संबंध जनजातीय समाज के साथ में भी देखा गया और जनजातीय समुदाय भी अपने से उच्च जो जनजातीय समुदाय था उसका अनुसरण करने लगे और अपनी संस्कृति के साथ उनकी संस्कृति के हिसाब से कार्य करने लगे। नेक्स्ट हम कहें पदमूलक परिवर्तन, अर्थात जो सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत वह परिवर्तन को लेकर आती है। आसपास की जो दूसरी जातियां हैं उससे वह ऊपर उठ जाती है, लेकिन ऊपर उठना एक सीमा तक ही संभव हो पाता है।
परंतु जब वह ऊपर उठती तो भी सामाजिक संरचना में जो व्यवस्था है वह यथावत बनी हुई रहती है। इसलिए हम कहते हैं परिवर्तन केवल पदमूलक वहाँ पर दिखाई देता है कि दूसरी जो उसके आसपास की जो जातियाँ थी उसी समूह उससे वह अपने स्थान को ऊंचा उठा लेती हैं। उसके बाद हम कहें द्विमार्गी प्रक्रिया। केवल वन वे फ्लो ही नहीं है कि निम्न जातियाँ ही जो है वह उच्च जातियों का अनुसरण करके और उनकी जो संस्कृति है उसको सीख रही है। हम ये देखते हैं कि उच्च जाति भी निम्न जातियों से कुछ न कुछ लेती हैं, विशेष रूप से स्थानीय देवी देवताओं को। और महामारी के समय अगर हम देखें तो ब्राह्मणों के द्वारा भी इनकी पूजा अर्चना की जाने लगी और जहाँ पर बलि होती थी वहाँ पर उनके द्वारा बलि भी देने का जो कार्य था वह किया जाने लगा। उसके बाद हम कहें आभासी सामाजिकरण कि भविष्य में व्यक्ति जिस समूह की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है उस समूह या उस जाति की संस्कृति को वह सीखना प्रारंभ कर देता है, तो धीरे धीरे वह उसके अंतर्गत पारंगत होता चला जाता है। तो हम उसको कहते हैं यह एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है या आभासी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसके साथ में भी जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद हम कहते हैं कि विचारधारा को ग्रहण भी करने की प्रक्रिया है। निम्न जाति के द्वारा उच्च जाति की विचारधारा को ग्रहण करना, उनके जीवन दर्शन, उनकी संस्कृति, उनकी साहित्य में उपलब्ध नवीन विचारधाराओं को यह अपनाना प्रारंभ करती है ताकि यह भी उस समुदाय जिसके कि वह अनुसरण कर रही है उसके साथ अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर सके। उसके बाद हम कहते हैं कि संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वह पुरातन प्रक्रिया है, वैदिक काल से लेकर के यह आज तक चली आ रही है और हम ये मानते हैं कि यह प्रक्रिया और आगे निरंतर चलती रहेगी। उसके बाद हम कहते हैं कि यह उच्च जाति जो है उसके साथ में भी संबंधित है कि सामाजिक पद को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी है कि निम्न जाति 2-3 पीढ़ी तक अपने आप को किसी उच्च जाति से जोड़ कर रखे और उसका अनुसरण करता रहे, तो हम कहते हैं कि वह ऊपर उठेगा। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रबल जाति का अनुकरण भी देखने को मिलता है। पहले जब प्रारंभिक जो हम परिभाषा देखें तो हम उसके अंतर्गत उन्होंने केवल ब्राह्मणों के अनुसरण की बातचीत की थी और इसको ब्राह्मणीकरण अवधारणा कहकर संबोधित किया। लेकिन जब हम संशोधित परिभाषा देखते हैं जो उन्होंने 1962-63 में प्रस्तुत की, तो हम क्या देखते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, केवल ब्राह्मणों का ही अनुसरण निम्न जातियाँ नहीं कर रही थी। जिस जगह पर जिस जाति का प्रभुत्व अधिक था, जिस जाति का दबाव जो था वह या पकड़ जो थी वह लोगों के ऊपर अधिक थी, जिसको लोग मानते थे, तो वह उस जाति के जो रीति रिवाज और परंपराएं थे उसका अनुसरण करना प्रारंभ किया। और कई जगह पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भी उस प्रभुत्व जाति के जो नियम कायदे कानून थे, रीति रिवाज परंपराएं थी, उनका अनुसरण करते हुए देखे गए। तो ये कुछ विशेषताएं जो हैं वह संस्कृतिकरण की हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ देखेंगे कि संस्कृतिकरण के स्रोत और प्रोत्साहन के कारक क्या क्या हैं और संस्कृतिकरण की आलोचना जो है वह किस आधार पर की जा सकती है। धन्यवाद।